हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर फॉर द 2025 ईयर 2025 के लिए। तो अगर आप जेई पेपर 2 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नाटा की तैयारी कर रहे हैं फॉर द 2025, या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आर्किटेक्चर एज अ करंट अफेयर या आर्किटेक्चर सिलेबस इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इट इज गोइंग टू बी द कंपाइलेशन ऑफ द डिफरेंट करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनुराग सिंह। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, बार बार देखोगे वीडियो को, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद। सर्च कीजिए आर्क जेनेसिस, टेलीग्राम पर चैनल मिलेगा। 4500 के आसपास आई थिंक फॉलोवर्स हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप जुड़ना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, तो ये दिस इज आर्क जेनेसिस ऑफिशियल। आप इस पेज जाकर मुझसे जुड़ भी सकते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं डेडिकेटली। अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर बात कीजिए और आई बटन पर एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। उसके अंदर जो भी इनिशिएटिव्स हैं आर्क जेनेसिस पे, मतलब पेड और फ्री, मैंने सारे साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो क्रैश कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होंगे, मटेरियल होगा, रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, बहुत कुछ इसमें चीज़ें रहती हैं। बात कर लीजिए एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं सही तैयारी करने में। तो पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडस वैली स्क्रिप्ट। है क्या, ये न्यूज में क्यों है? देखिए, जो तमिलनाडु के जो सीएम है, उन्होंने बोला है कि जो भी एक्सपर्ट या कोई टीम हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर करके बताएगी, समझा पाएगी, हम उसको $1 मिलियन पैसे देने वाले हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने पैसे मिलने वाले हैं क्या है, लेकिन ये न्यूज में है तो हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जिनके बारे में आज तक पता नहीं कर पाए हैं। उसमें से एक स्क्रिप्ट भी एक मिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आज तक समझ नहीं पाए हैं कि क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। एक बार देख लेते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को। पहले तो ये है कि इसमें कोई अल्फाबेटिक्स नहीं है, लाइक इट इज नॉट हैविंग दी अल्फाबेट्स। यहाँ पर क्या मिलते हैं, 375 से लेकर 400 के आसपास हमें साइंस देखने को मिलते हैं, सिंबल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूनिकॉर्न सील है, तो ये क्या है, सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये वाला सिंबल है, तो कहीं यहाँ पर भी आई गेस, तो इस तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जो राइटिंग स्टाइल रहा है वो रहा है राइट टू लेफ्ट, मतलब ये क्या करते थे, दे स्टार्ट फ्रॉम द राइट और ये लेफ्ट की तरफ जाते थे। पता कैसे चलता है कि राइट टू लेफ्ट है? देखिए, सिंपल है कि जब भी हम कैसे स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं होता कि आगे कितने पेज की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम इंग्लिश लिखते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, अनुराग सिंह लिखना होता है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, राइट। लेकिन जैसे हम पेज के राइट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो गैप होता है दो वर्ड्स के बीच में ज़्यादा होता है, एंड तक आते काफ़ी कम हो जाता है। तो यही है, क्योंकि आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। सेम थिंग गोज हियर, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गैप ज़्यादा है और यहाँ पर पास पास में वर्ड्स आ गए। यहाँ पर काफी ज्यादा गैप देखने को मिलेगा और यहाँ पर काफी कम गैप है, इसलिए पता चलता है कि राइट टू लेफ्ट ये लिखते थे। मीडियम कहाँ पर है, कहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, सेल्स हमें सेल्स पे देखने को मिले हैं, कॉपर टूल्स से उन पर देखने को मिल रहा है, ज्वेलरीज में देखने को मिले हैं, टेराकोटा टैबलेट जो है वहां पर भी हमें ये जो सिंबल्स हैं देखने को मिले हैं। अब अगर हम बात करते हैं पिक्चोग्राफिक नेचर्स की, तो ये क्या है कि फीचर्स रियलिस्टिक एनिमल डिपिक्शंस एंड आइकोनोग्राफिक मोटिव्स। तो यहाँ पर कोई ऐसा अल्फाबेट्स नहीं है, तो ये किस तरह से एनिमल के डिपिक्शन दिखाया करते थे, लेकिन ये डिसिफर नहीं हुआ है। अब काफी टाइम से मिस्ट्री बनी हुई है, तो अब गोला है, तो देखें कोई एक्सपर्ट है जो समझाने की कोशिश करेगा। अच्छा, कभी आपके माइंड में आया होगा कि सर ऐसा क्या है कि लाइक अगर हम और भी बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग अलग तो बहुत सिविलाइजेशन थी, उनको डेसिफर कर पाए, तो ऐसा क्या है? देखो है क्या चीज, अगर हम इजिप्शियन के बारे में बात करें, कहीं और की बात करें, तो वहां पर क्या है, हमें रोजेटा स्टोन मिल गया है। रोजेटा स्टोन क्या होता है एक्चुअली? देखो, ये 3 लैंग्वेजेस कॉम्बिनेशन है। ये ऊपर वाली लैंग्वेज अलग है, ये ऊपर है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग है। तो इसमें हमें क्या मिला, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन मिल गई है। अगर आपको ट्रांसलेट करके बता दी जाए तो आपको फॉर्मूला मिल गया, उसके बाद आपके लिए काफी इजी हो जाता है। इंडिया केस में, इंडस वैली सिविलाइजेशन केस में हमें रोजेटा स्टोन नहीं मिला है। जैसे कि यहां पर है, रोजेटा स्टोन क्या है, जो ऊपर है इसको बोलते हैं हिग्रोग्लिफिक, मतलब अ राइटिंग सिस्टम दैट यूजेस पिक्चर्स एंड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। तो यहां पर क्या होता है हिग्रोग्लिफिक्स में कि हम जो लेटर्स और वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम लोग पिक्चर्स यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग करते हैं। फिर जो नीचे क्या होता है, डिमोटिक्स है। डिमोटिक्स का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो आम जनता यूज करती थी। जैसे संस्कृत तो इलिट की लैंग्वेज हुआ करती थी, पाली प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो आम जनता की लैंग्वेज थी, तो उसमें ट्रांसलेशन मिल गया अपने को। सो डिनोटिंग और रिलेटिंग टू द काइंड ऑफ द लैंग्वेज यूज फॉर ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। फिर आता है ग्रीक, तो ये मॉडर्न लैंग्वेज फॉर दैट टाइम। तो आपको क्या मिल गया, सब कुछ ट्रांसलेशन मिल गया, कितना आसान हो गया। इंडिया के केस में वो चीज नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये है बात, अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसी के साथ ही आपको जो लोथल है, जो साइट है, वो भी न्यूज में है। ये पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, कई बार मैंने इसको देखा है न्यूज में। एक तो ये है कि जो लोथल टू बिकम ग्लोबल हब
फॉर मैरीटाइम हेरिटेज विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको शिपिंग मिनिस्टर है, इन्होंने बताया, अभी की न्यूज़ है, आई थिंक 20 दिसंबर की न्यूज़ है, तो ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है। ये बताया है कि हम लोग लोथल है, गुजरात में साइट है, अभी हम बात करूँगा उसके बारे में भी, वहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ है। लोथल के बारे में बात करें, लोथल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना, इट इज हैविंग द आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो इंडस नदी के आसपास हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर जो लोथल एक साइट है, यहाँ पर आपको समुद्र का एक्सेस देखने को मिलता है, और यहाँ पर बोट समेत डॉक्स देखने को मिलते हैं, जहां पर बोट्स होती थी, वो शिप जो थे छोटे उस टाइम के, वो पार्क होते थे, पार्क बोले क्या बोलेंगे आई एम नॉट श्योर, लेकिन थे। सो लोथल इज अ प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, 2400 BC, होल्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर इट्स एडवांस डॉकयार्ड। ये वर्ड याद रखना, डॉकयार्ड। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस बार कि आपके जेईई और नाटा में ये जो लोथल जो साइट है, कई बार न्यूज में है, तो ये आ जानी चाहिए। ठीक है, सो इट इज, तो यहां पर क्या मिला है हमें, डॉकयार्ड है, थ्राइविंग जो ट्रेड्स, भाई अगर डॉकयार्ड क्या था, जो कोस्टल एरियाज होते हैं और ट्रेड ही तो करते हैं, तो अगर आपको डॉकयार्ड मिल रहा है इसका मतलब ट्रेड भी हुआ करता था। एंड रिनाउन बीड मेकिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पर बीड्स बनाने की जो इंडस्ट्री हमें देखने को मिली है। आर्टिफैक्ट्स जस्ट सील्स, टूल्स एंड पोट्री अनदन बाय द आर्कोलॉजिस्ट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना लोथल जो साइट है, और ये देखने में मैं दिखा भी देता हूँ कैसी लगती होगी, इस तरह से कुछ रखती होगी। इट इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा के मैंने बनाया है, बट ऐसा कुछ रहा होगा। अब इतनी सुंदर तो पता नहीं होगी नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कुछ मान लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए, मैंने डाल दिया। करंट अफेयर की बात करें तो एक्चुअली न्यूज में पहले भी हुआ था, इससे भी क्या था कि यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स थे, स्टूडेंट थे, उनकी कुछ चोट लग गई थी कुछ स्टडी करते हुए, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली रिसर्च स्टूडेंट किल्ड, 3 इंजर्ड इन केव इन लोथल आर्कोलॉजी साइट इन गुजरात। तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है लोथल, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहला करंट अफेयर। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर पर, श्री सेलम टेम्पल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये तो फुल फॉर्म याद कर लो आप इसकी, ठीक है, ये पूछा गया लास्ट ईयर जेईई में, ASI की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन ये है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, देखते हैं कितने लोगों को उसकी जानकारी है। एंड आई एम श्योर कि आपको पीछे से नॉइस आ रही होगी, क्या करूं यार, अब शाम के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिक्कत है, टाइम भी कम था मेरे पास। तो ASI क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का, आपको बताना है ये कब बनाया गया था, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो इन विच ईयर। तो मैं लिख देता हूं विच ईयर, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, जो बच्चा सही जवाब देगा उसको मैं कमेंट भी कर दूंगा, सो दैट कि आप समझ जाएं कि उसका सही आंसर ये है। इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ रहा हूं मैं। सो ASI हैज डिस्कवर्ड सेवरल कॉपर प्लेट्स एंड अदर एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एट दी श्री सेलम टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये टेम्पल इंपॉर्टेंट हो गया है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश के नल्लामल्ला जो हिल्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो कृष्णा रिवर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। जैसे लास्ट में पूछा गया था कि जो ताजमहल है वो यमुना किनारे बसा हुआ है, तो पता होना चाहिए। जो बेस जो करंट अफेयर में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, जो भी न्यूज में है, वो उनके आसपास की जो लोकेशन है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये डाल दिया मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ASI अनकवर्स एंशिएंट कॉपर प्लेट्स, गोल्ड माइंस एंड इंस्क्रिप्शन एट द श्री सेलम टेम्पल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ देखने को मिला है अपने को, ये चीजें देख लेते हैं। देखो एक चीज आती है, यहाँ पर है, दिस इज द कृष्णा रिवर, ये कोने से स्टार्ट होती है और यहाँ से जाते हुए, और आई एम सॉरी ये गलत है मैप, यहाँ पर कृष्णा रिवर से होती जाती है और यहाँ पर जाएगा ये श्रीशैलम, और आप देखेंगे यहाँ पर ही हैदराबाद जो है, आई थिंक वो मूसी रिवर है, एक छोटी सी रिवर है मूसी, जो बाद में कृष्णा से कनेक्ट हो जाती है। वो विजयवाड़ा भी कृष्णा नदी के किनारे लोकेटेड है, तो श्रीशैलम यहाँ पर। ठीक है, और कोई पूछ ले आपसे कृष्णा रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये टेम्पल आपको इस तरह देखने को लगेगा, बहुत ही प्यारा टेम्पल है, सुंदर टेम्पल है। अगर हम बात करते हैं कि इट इज बिल्ड इन द द्रविडियन स्टाइल, मेरे पास एक पैरेट भी है, तो ये है, चल अभी थोड़ा सा ठंड लग रही है तो मेरे साथ बैठा हुआ है, छोड़ नहीं रहा था। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, सो इट इज बिल्ड इन द द्रविडियन स्टाइल फीचरिंग लॉफ्टी टावर्स एंड स्पार्कलिंग कोर्टयार्ड्स। मतलब क्या है, देखो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में शायद वीडियो अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, मतलब बना के। देखो सिंपल है, इतना याद रख लो फिलहाल के लिए। ये अपना इंडिया है, तो जो नॉर्थ इंडिया है, तो यहाँ पर आपको नगर स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है।
ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर आपको द्रविडियन स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये टेम्पल कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। तो यहाँ पर कौन सा स्टाइल देखने को मिलेगा? द्रविडियन स्टाइल, फीचरिंग लॉफ्टी टावर्स एंड पावलिंग कोर्टयार्ड्स, ठीक है। द टेम्पल हाउसेज मैनी हॉल्स, द मोस्ट नोटेबल बीइंग द मुख मंडप बिल्ड ड्यूरिंग द विजयनगर टाइम पीरियड, ठीक है। बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए आपको, ये है। सो नाउ कम टू द थर्ड करंट अफेयर। देखिए 924 का बेलगावी सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस वैसे तो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं 924 को। देखो क्या था, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिपेंडेंस में, लाइक बिफोर द इंडिपेंडेंस तब तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके बाद तो पॉलिटिकल पार्टी बन गई है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बिफोर 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कांग्रेस में क्या हुआ करता था, हर साल एवरी ईयर एक सेशन हुआ करता था इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे मान लीजिए कभी लाहौर में हो गया, कभी दिल्ली में है, कभी सूरत में है, कभी बेलगांव में। और जब भी एक सेशन कहीं पर कंडक्ट होता था उसका एक प्रेसिडेंट हुआ करता था पूरे साल के लिए, ठीक है। तो उस प्रेसिडेंट को बनाया जाता था। तो 1924 का सेशन हुआ था वो बेलगांव में हुआ था। अच्छा 1924 को क्योंकि 2024 कंप्लीट हो गए हैं तो 100 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये एक तरह से 100th एनिवर्सरी है। देख कुछ सेशंस वैसे तो हर साल हुआ करता था, पर कुछ सेशन इंपॉर्टेंट है, लाइक 1907 का सूरत सेशन इंपॉर्टेंट है, 1916 का लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट है, 924 का बेलगांव इंपॉर्टेंट है, 1928-29 का लाहौर सेशन और ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ सेशन जो है इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। 924 में क्या था कि महात्मा गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उस टाइम पीरियड में। महात्मा गांधी जी ने पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में, मतलब पूरे टाइम पीरियड में, स्ट्रगल में, गांधी जी सिर्फ 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बने थे। और जो प्रेसिडेंट जो बने थे वो था 1924 का बेलगांव सेशन। सोच कर देखो, नेहरू जी 3-4 बार बने थे, ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो कई बार रिपीट हुए थे, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन हेड किया था और वो भी 1924 का। 100 साल कंप्लीट हो गए, तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो द 100th एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक 924 बेलगावी सेशन इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन बेलगावी, कर्नाटका। द सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर by महात्मा गांधी, मेकिंग द ओनली टाइम ही सर्व्ड एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। और गांधी जी ने सिर्फ एक बार ही प्रेसिडेंट का जो पोजीशन थी होल्ड की थी। तो उनकी रियल फोटोग्राफ्स है उस टाइम की, गांधी देख भी रहे हैं आपको। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, युगा युगिन भारत नेशनल म्यूजियम। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज पार्टनर्ड विद फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट। जैसे इंडिया म्यूजियम मान लीजिए, तो फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो म्यूजियम को डेवलप करती होगी। इंडिया के अंदर म्यूजियम का वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूरोप जाएंगे तो वहाँ पर म्यूजियम एक तरह से बहुत ही अच्छा माना जाता है, लाइक इट्स वर्क एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। वहाँ पर रेवेन्यू सोर्स का भी होता है और एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। इंडिया के म्यूजियम में जाएंगे तो वही बोरिंग सा रख दिया शोकेस में, बस वो चल रहा है। तो खैर, तो फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट to develop the युग युगिन भारत नेशनल म्यूजियम एट द पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल विस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आप लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल विस्ता रिडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था और इसकी जो बजट था आई थिंक 20,000 करोड़ रुपीज़ था, तो उसी का ही पार्ट है, लेकिन उसको बनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है, इसका आप देख सकते हैं आर्टिकल। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो वहाँ के आर्टिकल है इंडिया पार्टनर विद फ्रांस डेवलपमेंट, तो युगा युगिन भारतीय नेशनल म्यूजियम द ग्लोबल कल्चरल लैंडमार्क। तो ये बात चल रही है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा अगर जो हमने पार्टनरशिप की है, इसका बेनिफिट क्या होगा? सो इट विल रिडिफाइन द कल्चरल एक्सपीरियंस बाय सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी एंड ब्रिजिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। म्यूजियम में क्या होता है, पास्ट के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट में चल रहा है उसको समझाते हैं और फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ है। इट विल डीपन इंडिया फ्रांस रिलेशन। भाई जो कोई भी कंट्री किसी कंट्री के साथ काम करती है, मिलिट्री एक्सरसाइज करती है और जो डील्स होती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, दिखाता है कि इंडिया के या पर्टिकुलर कंट्री के दूसरे कंट्री से क्या रिलेशन है। अब इंडिया पाकिस्तान में कोई डील है? कोई भी नहीं है। कोई भी होता तो मिलते नहीं आपस में, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन अच्छे नहीं है। लेकिन इंडिया फ्रांस, इंडिया रशिया, इंडिया अमेरिका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान, तो ये न्यूज़ में रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया इजराइल, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। सो इट विल डीपन India France cultural cooperation and involves collaboration on feasibility studies, museum case studies, interpreting planning and building programs. The collaboration leverage France expertise in museum management। भाई खुद उनके पास तो लोवर्स है, तो देखा दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूजियम है, तो उसे सीखने के लिए मिलेगा। And design to breathe new life into the historic north and south block।
इट विल बी डेवलप्ड थ्रू अडेप्टिव रीयूज हाईलाइटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। तो जो रीयूज की बात की जाएगी, हो सकता है जो मटेरियल है उनको रीयूज ही किया जाए, ऐसा ना हो नए मटेरियल को यूज किया जाए, जिससे कि दिखाता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ये है अबेत साहेश्वर टेम्पल। प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज माफ कीजिए उस चीज के लिए। सो दिस टेम्पल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो इस अवार्ड के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है। कौन सा अवार्ड है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म याद कर लीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा ये, फिर आप सोचेंगे। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, द टेम्पल इज इन थकुची इन थंजावुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये टेम्पल कहां पर देखने को मिलेगा? आपको तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। देख लीजिए इस टेम्पल को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बार देख लेते हैं कि भाई यूनेस्को का जो है एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन है क्या। देखो, जो ये अवार्ड होता है ये 2000 में स्टार्ट किया गया था बाय द यूनेस्को, तभी नाम से आ गया यूनेस्को, तभी तो नाम आया आगे। रिकॉग्नाइजेस द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन का भी हो सकता है एफर्ट्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, इन एशिया पैसिफिक, मतलब एशिया पैसिफिक वाला जो रीजन है, जो मतलब एशिया हो गया, पैसिफिक वाला जो है, लाइक ये जो है दिस इज ये इंडिया, साउथ एशिया और ये वाला, तो इस रीजन बोला था पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन, इन रिस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेरिटेज वैल्यू। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज साइट। तो उसका टारगेट क्या है कि जो कल्चर हेरिटेज साइट है उनको प्रोटेक्ट करना है, तभी तो उसका है जो एफर्ट, तभी तो घर हो गया। अब उसको खराब करेंगे, फ्रेंड एफर्ट्स हम लोग डालेंगे। फिर आता है नोत्र डेम, वन ऑफ माई करंट अफेयर। पिछले 4-5 साल में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है क्योंकि जब मैंने आर्क जर्नल स्टार्ट किया था तो तभी आई थिंक मेरा पहला दूसरा करंट अफेयर ये हुआ करता था। सो नोत्र डेम कैथेड्रल जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ग्रीक आर्किटेक्चर है, रोमन आर्किटेक्चर है, गोथिक आर्किटेक्चर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रीक आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, लेकिन इसका जो मास्टरपीस है जिसको हम बात करते हैं कि दिस इज द एपिटोम ऑफ द ग्रीक आर्किटेक्चर, तो ये कौन सा है? पार्थेनॉन। फिर आता है रोमन आर्किटेक्चर। रोमन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो पैंथियन। आज सभी लोग पीछे से डिस्टर्बेंस करने के लिए बैठे हुए हैं, पर ठीक है, पढ़ना ही तो अपने को, कौन सा इंटरटेनिंग वीडियो है ये। सो रोमन के अंदर पैंथियन है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं गोथिक के अंदर, तो गोथिक के अंदर आपको नोत्र डेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस चीज के लिए। सो नोत्र डेम कैथेड्रल, वन ऑफ द फ्रांस मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क, रिसेंटली रीओपन। ये दोबारा से रीओपन किया गया है 5 साल के बाद, क्योंकि 2019 में एक आग लग गई थी। फोटोग्राफ दिखाता हूं किस तरह की आग लगी थी। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है आपके सामने, देखो पूरा का पूरा ये ऊपर का जो पार्ट था पूरा जल गया था। एंड समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये मोन्यूमेंट है, और इसको जल जाना दुनिया के लिए शौक रहा होगा। तो 5 साल लगे इसको ठीक से करने में, लेकिन फिर से ओपन कर दिया गया है। और ये ओपन भी आई थिंक लास्ट मंथ हुआ, दिसंबर के मिड में हुआ था कहीं जाके। कुछ डेट वगैरह लिखी है क्या? डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें डाला नहीं है, पर चलेगा। चलो, अगर हम बात करते हैं नोत्र डेम कैथेड्रल के लिए, तो याद रखिए इट इज ए मेडाइवल कैथोलिक चर्च कैथेड्रल लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ सीन रिवर। मतलब देखो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करिए, ऐसे डिफरेंट जो मेजर सिटीज हैं वो कहीं ना कहीं रिवर के किनारे बसे होते हैं। लंदन थेम्स में के किनारे बसा हुआ है, तो जो फ्रांस है वो सीन रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये भी आपका जीके का पार्ट बनता है, याद रखिए इसको। ठीक है, सीन रिवर पर लोकेटेड है। द कैथेड्रल इज डेडिकेटेड टू द वर्जिन मैरी। तो ये वर्जिन मैरी के लिए डेडिकेटेड है। कौन से भगवान जी के लिए? वर्जिन मैरी के लिए। अब आप शायद स्टोरी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी के लिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गोथिक आर्किटेक्चर। जैसे मैंने बात की थी, तो बेस्ट एग्जाम्पल है गोथिक का। इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, जिसके अंदर क्राउन ऑफ थॉर्न भी है, बिलीव टू हैव बीन वॉर्न बाय द जीसस ड्यूरिंग द क्रूसिफिकेशन। तो ये माना जाता है कि जीसस को जब क्रूसिफाइड किया गया था तो क्राउन ऑफ थॉर्न पहना हुआ था, और जो मेन था, मतलब जो ओरिजिनल था, वो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आती है। इट ऑल्सो हाउसेज फ्रांस लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द ग्रेट ऑर्गन। तो यहाँ पर भी है कि फ्रांस जो है, फ्रांस का सबसे बड़ा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दिखाऊंगा फोटोग्राफ में, वो भी है। इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा क्या जाएगा? नोत्र डेम, इमेज दे देंगे, पूछ लें कहाँ पर है, क्या चीज़ है, कौन सा फीचर है, या कौन से आर्टिफिशियल स्टाइल में डेवलप किया गया था। इट इज गोथिक आर्किटेक्चर। तो दिस इज द क्राउन ऑफ थॉर्न। तो ये कुछ ऐसा है जो देखने में लगता है रियल फोटोग्राफ है। और जो ये
फ्रांस का सबसे जो बड़ा म्यूजिकल है, तो ये समझ सकते हो साइज़ क्या है इनका। आई एम नॉट श्योर कि जब बजता होगा तो कैसी आवाज़ आती होगी, अलग ही तरह का होगा ऑफकोर्स। अब छोटे छोटे करते हैं, बड़े स्केल पर लाके मैंने देखा नहीं है। लाइक मुझे ऑप्शन था इसको विजिट करने का, बट बिकॉज ऑफ द टाइम एंड मनी मैं इसको नहीं देख पाया था। बट चलो कोई कभी किसी दिन। फिर आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। झोपड़ा मतलब हट बोलते हैं ना, झोपड़ी आपने बनाई होंगी बचपन में। अढ़ाई दिन का मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि 2.5 दिन में कंप्लीट कर दिया गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन बोला जाता है, हो सकता है कि 2.5 दिन का है। सो इन अजमेर कोर्ट हुआ क्या है कि किसी ने इन अजमेर कोर्ट रिसेंटली डिसीजन टू एडमिट पिटिशन फॉर अ सर्वे ऑफ द अजमेर शरीफ दरगाह। देखिए अजमेर शरीफ दरगाह ये भी न्यूज़ में है। ये करंट अफेयर में अलग से डाल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने डिमांड करी कि इसको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से इसको चेक करा जाए कि इससे पहले तो कुछ और हुआ करता था। ऐसे ही ये वाली बात है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, यहाँ पर लोगों ने डाला है कि इसको अपील की है कोर्ट में कि सर इसको स्टडी किया जाए। इससे पहले क्या थे कि जो है यहाँ पर संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, या फिर बोलते हैं कि साथ में जैन मंदिर भी था। तो यही है। सो एन अजमेर कोर्ट recent decision to admit a petition for a survey of the Ajmer Sharif Dargah has sparked calls for a similar investigation into the historic 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर डेप्टी मेयर हैज क्लेम, उन्होंने बोला है कि दैट द साइट वाज ओरिजिनली a संस्कृत कॉलेज एंड जैन टेम्पल बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क इन द 20th सेंचुरी। तो ये बोलते हैं कि जो 12वीं शताब्दी में जब ये मॉस्क बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से, उससे पहले संस्कृत कॉलेज या फिर एक जैन टेम्पल भी हुआ करता था। तो वो वाली बात चल रही है। अब बात ये आती है कि देखो यही होता है, एक होता है डोमिनो इफेक्ट, कि कहीं से बात कर लो तो बाकी लोग भी पीआई डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसकी। एक वर्शिप एक्ट आता है जो साफ साफ मना करता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम 15 अगस्त 1947 को कोई भी एरिया का जो भी स्टेटस है, अगर वो टेम्पल है टेम्पल रहेगा, अगर वो मॉस्क है मॉस्क रहेगा। लेकिन वही है, अब लोगों को ये लगता है कि नहीं आना चाहिए। तो खैर हम कौन होते हैं इसके बारे में, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये वर्शिप एक्ट सही है गलत है। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है, न्यूज़ में है तो इसलिए मैंने डाल दिया है। तो याद रखिए इसको, 2.5 दिन झोपड़ा को इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओके, अबाउट 2.5 दिन का झोपड़ा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द कंट्री। तो ये इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क है, लोकेटेड इन अजमेर शरीफ, अजमेर में है, जो कि राजस्थान में। इट इज ऑल्सो द सेकंड ओल्डेस्ट कंप्लीटेड मॉस्क इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द कुतुब उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। तो याद रखिए इसको भी। इट वॉज कमीशन बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, बनाया था उसने, और आफ्टर मोहम्मद ऑफ गौर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान जी को हटाया था इन द बैटल ऑफ तराइन। ये इंपॉर्टेंट नहीं। और ये एग्जांपल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। बस आपको याद रखना है कहाँ पर है, लोकेटेड है, और किसने बनवाया था। तो इट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 जो हुई थी, ये पहली समिट हुई थी। सो द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टुक प्लेस ऑन 5 to 6 नवंबर 2024। ठीक है। सो होस्टेड बाय द इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। तो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने मिलकर ये समिट ऑर्गेनाइज की है। थीम क्या रहा है इसका, रोल ऑफ बुद्ध धमा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। कि भाई जो बुद्धा का जो धमा पॉलिसी हुआ करती थी, उसका क्या इफेक्ट है या उसका क्या रोल है एशिया को स्ट्रेंथन करने में। एक्सप्लोरिंग बुद्धास इम्पैक्ट अक्रॉस एशिया, क्योंकि आप जानते हैं जो बुद्धा का जन्म हुआ था इंडिया में हुआ था, उन्होंने काफ़ी जगह पर प्रीच किया, और उसका जो इन्फ्लुएंस है आपको पूरे साउथ एशिया में देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और चाइना, जापान, फिलीपाइंस। इन सब कंट्रीज में आपको तिब्बत, इंक्लूडिंग तिब्बत भी आपको इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो ये रियल फोटोग्राफ है। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, मुर्मू जी हैं, और देख लीजिए। फिर आता नेक्स्ट करंट अफेयर, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ग्रांटेड टू द 5 न्यू लैंग्वेजेस। देखिए जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं उनका जो स्टेटस है, मतलब कुछ लैंग्वेज को ऐड कर लिया गया है इन द क्लासिकल लैंग्वेज लिस्ट। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू द 5 न्यू लैंग्वेजेस, मतलब मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। ये जो 5 लैंग्वेजेस हैं, आज तक इनको क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में नहीं डाला गया था, लेकिन अगर आप आज पूछेंगे तो ये ऐड हो चुकी हैं। मराठी, बंगाली, असम, पाली एंड प्राकृत। तो मराठी कौन सी लैंग्वेज है, नॉर्मली ये महाराष्ट्र में चलती है, बंगाली बंगाल में चलती है, और असम जो असमीज है तो असम में चलती है। पाली और प्राकृत जो लैंग्वेज है ये एक्चुअली
बहुत पुरानी लैंग्वेज हैं, ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, नो डाउट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा आप चाहें तो जीके याद कर सकते हैं। देखिए जब इंडिया के अंदर बुद्धिज्म जैनिज्म का जो राइज हुआ, उनके पास एक रीजन था बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज होने का। होता क्या था कि उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, इलिट की जो लैंग्वेज हुआ करती थी, संस्कृत हुआ करती थी, और संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसा अगर कोई मान लीजिए हम आपसे बात करें लैटिन में, तो है तो देखा जाए तो इंग्लिश का एक तरह से है, लेकिन वेरी डिफिकल्ट है, सेम चीज़ है। तो जब उस टाइम में जो भी बातें हुआ करती थी, जो पुजारी हुआ करते, प्रिस्ट्री क्लास हुआ करती थी, वो बात करते संस्कृत में, संस्कृत में ये लिखा हुआ, आम जनता को समझ में आता नहीं था। तब बुद्धिज्म और जैनिज्म ने बोला कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन फॉलो अवर रिलीजन, और हमारी जो भी टीचिंग्स रहेंगी इट इज गोइंग टू बी इन पाली और प्राकृत, मतलब आम जनता में हम आम जनता की लैंग्वेज में इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहें तो जैन जो रिलीजन है उसने प्राकृत अडॉप्ट की, और जो बुद्धिज्म था, जो बुद्धिज्म रिलीजन ने पाली लैंग्वेज को अडॉप्ट किया रिगार्डिंग द प्रीच ऑफ देयर टीचिंग्स। ठीक है, तो ये करंट अफेयर समझ में आ गया आपको। प्रायर टू दिस डिसीजन इंडिया हैज 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब क्या थे, अब टोटल 11 हो चुकी हैं, 6 पहले थी और 5 अभी ऐड कर दी गई हैं। तो जो 6 की बात करें, कौन कौन सी थी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड संस्कृत एंड उड़िया। तो अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये थी, सबसे पहले तमिल को मिला था 2024 और 2004 में, फिर संस्कृत 5 में, तेलुगु 8 में, कन्नड़ा 8 में, मलयालम 13 में और उड़िया 2014 में। तो अगर आप देखेंगे 2024 के अंदर आपको 5 लैंग्वेज और देखने को मिल जाएंगी। याद रहेगा, मराठी, असमी, बंगाली, पाली एंड 5वीं कौन सी, प्राकृत। यस, मुझे भी याद होगी, तो आपको भी आई थिंक याद हो जाना चाहिए। मैं आपसे याद करूँगा तो इजी याद हो जाएगा। मराठी, बंगाली, असमीज, पाली, प्राकृत, 5 लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि करंट क्राइटेरिया क्या होता है। भाई ऐसा तो आप भी बोलोगे सर मेरी लैंग्वेज है, इसको भी डिक्लेयर कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। करंट जो क्राइटेरिया है फॉर द डिक्लेयरिंग अ क्लासिकल लैंग्वेज, क्या क्या है, कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर कोई भी लैंग्वेज इन पैरामीटर्स पर खरी उतरती है, हम तभी उसको हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, एंटिक्विटी, मतलब द लैंग्वेज मस्ट हैव अ वेरी अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग 1500 से लेकर 2000 साल तक का इतिहास आपको चाहिए। अब ये नहीं है कोई लैंग्वेज अभी है 405 साल पहले, वो उतनी होनी चाहिए कि 1500 2000 के आसपास इतने साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसमें टेक्स्ट या फिर उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी जरूरी है। ठीक है, फिर आता लिटरेसी हेरिटेज, मतलब द लैंग्वेज शुड हैव ए बॉडी ऑफ द एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट कंसिडरिंग वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ द स्पीकर्स, और उनकी कुछ बुक्स भी होनी चाहिए, लिटरेचर भी होना चाहिए। ठीक, ये भी जरूरी है। ओरिजिनल लिटरेसी ट्रेडिशन, मतलब द लिटरेसी ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी। अब ऐसा नहीं है कि किसी का ट्रांसफर करके बना दिया आपने, भाई खुद का ओरिजिनल होना चाहिए उस लैंग्वेज के अंदर, तभी हम लोग कंसिडर करेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करने वाले। ठीक है, फिर आता है डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्म एंड देयर मे बी अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फ्रॉम द ऑफशोर्स, मतलब एक लैंग्वेज के बीच में डिस्कंटिन्यूटी भी होगी तब भी चलेगी, लेकिन डिस्टिंक्शन होना जरूरी है। जैसे अर्धमगधी से बनी मराठी, उड़िया, तो जो भी लैंग्वेजेस हैं उससे ही एक लैंग्वेज है, टाइम का चेंज होती रहती है, तो वो चीज़ चलेगी। और लैंग्वेज विद क्लासिकल स्टेटस, तो ये हम बताया जाए, तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, इन सबको डिक्लेयर कर दिया गया था। 5 लैंग्वेज याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा आएगा तो क्लिक करके आ जाना। हाँ ओके, हाँ वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया। इट इज गोइंग टू बी एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्विंग द प्रमोशन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग थ्रू मेडिटेशन। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए, पहली बार बनाया जा रहा है। ये इसका आर्टिकल है, देख सकते हैं, ये डीडी न्यूज का आर्टिकल है। ग्लोबल यूनिटी थ्रू इनर पीस, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 21 दिसंबर एज अ वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो इंपॉर्टेंट है, पहली बार बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 21 दिसंबर ही इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या है 21 दिसंबर को? देखो आप लोग जानते हैं योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को, और ये क्या होता है, इट इज द बिगेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ज्यादातर जो लोग रहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, इंडिया तो टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है, लेट मी, क्लियर है। ऐसे ही 21 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, सॉरी बिगेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैं गलत बोल गया इसमें, सॉरी उस चीज के लिए। तो जो 21 दिसंबर को, 21 जनवरी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसे ही 21 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, और ये 21 दिसंबर की बात करें, 21 जून की बात करें, तो अगर 21 जून को सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसका मतलब क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। अब वो चलता रहेगा ना,
और 21 दिसंबर की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बिगेस्ट डे होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा, मतलब सबसे बड़ी रात होगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि कैसे काम करता है, विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स क्या होते हैं, समर सोलिस्टिस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये है। तो 21 दिसंबर याद कर लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, 21 दिसंबर को याद कर लीजिए। बाकी फिर आता तमिलनाडु अनवील्स इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज, मतलब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला ग्लास जो है सी ब्रिज, मतलब सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर ब्रिज बना हुआ है जो कि ग्लास का बना हुआ है। सो तमिलनाडु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड a ground-breaking glass bridge over the sea, enhancing connectivity between the two landmarks. Chief Minister M.K. Stalin officially opened the bridge linking the Thiruvallur Statue and the Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari. Kanyakumari आप जानते हैं कि it is the southernmost point, it is the extreme south point of India, mainland India. देखो यार बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं डिस्कस करने के लिए, जीके मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको भी, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओ आप। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दिस इज अवर इंडिया का जो साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट का है, मतलब विच इज द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट, तो आप बोलेंगे सर ये इट इज कन्याकुमारी। बिल्कुल चले, कन्याकुमारी है, लेकिन बच्चों याद रखना इट इज एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ द मेन लैंड इंडिया। ये मेनलैंड इंडिया का साउदर्न पॉइंट है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके अंडमान निकोबार आइलैंड भी देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछ लें कि साउदर्न पॉइंट ऑफ ओवरऑल इंडिया, इट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दोनों कंफ्यूजन मत होना। मेनलैंड इंडिया के अंदर कन्याकुमारी साउथ पॉइंट है, और अगर पूरे ओवरऑल इंडिया के टेरिटरी के बारे में बात करेंगे सो इट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, निकोबार आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगा। देखो इस तरह का है, तो आप जानते हैं कि स्टेचू है और ये विवेकानंदा मेमोरियल है, तो यहाँ जाने के लिए ये बना दिया गया है इस तरह से। तो ये ग्लास ब्रिज है, देखने में ऐसा कुछ लगता है, जो इनॉग्रेट किया गया था इट लुक लाइक दिस, और ये कुछ फोटोग्राफ है। फिर बात करते हैं तबला मास्टरो उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जो हैं 73 की एज में ये चले गए हैं दुनिया को छोड़कर। तो ये न्यूज़ में है, पता होना चाहिए ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। सो इट इज़ तबला। ठीक है, बाकी करंट अफेयर और भी हैं जो मैं डिस्कस करने हैं, लाइक मैं हल्का डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम मिल नहीं पाया मुझे। सो नीति आयोग को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर करंट अफेयर में डिटेल में डिस्कस करूँ नेक्स्ट वीडियो में। आईएमडी को 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये भी न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अगर मैं वीडियो अपलोड ना कर पाया, वैसे मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, और साथ साथ ही मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डैडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, रिकॉर्डिंग सेशंस हो, मटेरियल हो, पीडीएफ हो, सब कुछ हो, डेडिकेटली पढ़ाई हो, जहाँ पर हम डेली लगभग 4 से 5 दिन आपसे मिलें, 2-2 घंटे डिस्कस करें, आपके जो क्वेश्चन है डील करें, डिस्कस करें, सही तरीके से पढ़ाई करी जाए। अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी तो आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय बाय।